करते हैं। मित्रों, पहला क्वेश्चन है करा कि हाल ही में एक चक्रवात आया था। मेघा चक्रवात के कारण म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र जो है काफी प्रभावित हुए। तो इसका जो नाम है मेघा, यह नाम इसे किस देश के द्वारा दिया गया था? तो गाइस, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा यमन के द्वारा, यानी बी हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब, राइट आंसर। अब आइए देखते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यह, इस चक्रवात का नाम क्या है? तो इस चक्रवात का नाम था मोखा चक्रवात, ठीक है, या मेघा भी कहा जा सकता है इसको कहीं कहीं। तो यह है क्या? तो यह एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। कहाँ पे आया था? तो भैया बंगाल की खाड़ी से उठा था। म्यांमार बांग्लादेश को काफी प्रभावित किया हुआ है। इसका नाम जो मोखा है, ठीक है, यह किसने दिया था? तो यमन देश के द्वारा दिया गया था। अच्छा, भारत सरकार ने ना म्यांमार सरकार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था। तो अगर आपसे पूछे ना ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे था, तो आपका जवाब होना चाहिए मोखा चक्रवात को लेकर के। ऐसा इंडिया गवर्नमेंट ने चलाया था। तो क्या होता है इसमें, जैसे जब कोई चक्रवात आ गया, मान लीजिए म्यांमार की तटरेखा को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारे यहाँ से आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कामोर्ता और आईएनएस सावित्री, ये 3 गए थे, हमारे नौसेना के जहाज थे जो वहां के लोगों की सहायता कर रहे थे। तो इतना तो आपको याद रखना है, करंट की बेसिस से काफी इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह है आपका ऑपरेशन करुणा। दोस्तों, भौगोलिक दृष्टि से कुछ म्यांमार इंपॉर्टेंट है, जैसे इसकी राजधानी तो नेपिडा है। देखिएगा, सॉल्विन नदी और सान का पठार, इरावती नदी, सिलांग सितांग घाटी और एक जो पोगी योमा पर्वत है, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? तो याद रखिएगा, ये सभी के सभी म्यांमार में स्थित है। आपसे ज्यादातर यहाँ पर इरावती नदी पूछता है, याद रखिए। आप जानते होंगे एक मृत ज्वालामुखी जो हमसे ज्यादातर पूछा जाता है, माउंट पोपा, यह कहाँ पे है? म्यांमार में है। इरावती नदी को हम म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। म्यांमार में ही एक शहर है जिसका नाम है प्यू शहर। इसे जो है सुदूर पूर्व के चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जो सॉल्विन नदी है, इसी के पूर्व में आप जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल स्थित है। और यह गोल्डन ट्रायंगल फेमस क्यों है? अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप थोड़ा याद रखना। अगर हम खनिज दृष्टिकोण से थोड़ा सा म्यांमार देश को समझे, तो यहाँ जो है पेट्रोलियम की सर्वाधिकता पाई जाती है। और यहाँ पर योनोग्युंग नाम का एक क्षेत्र है, एक एरिया है, जहाँ से लोग पेट्रोल प्राप्त करते हैं। तो आप लोग आज गूगल पे जाइए और सर्च करिए कि आखिर में योनोग्युंग है कहाँ पर। एक खाड़ी है जहाँ से यहाँ से मोती प्राप्त किया जाता है, वह आपका है मर्तवान की खाड़ी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे म्यांमार के बारे में, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस पर डिस्कस किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह होगा वर्ष 1875, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, आजादी से पहले। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी तीसरा। यहाँ पर मैंने कुछ संगठन लिखा है, इसे आप प्लीज याद रखना। जैसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, इसकी स्थापना 1982 में किया जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान 1975 में इसकी स्थापना होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाडा, जो कि हमारी राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना, इसे भी थोड़ा ध्यान रखना, 24 सितंबर 1969 को इसकी स्थापना होती है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1984 में किया जाता है, जबकि नेहरू युवा केंद्र की स्थापना वर्ष 1972 में। तो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जरूरी है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में सक्षम नाम का डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है और कह रहा है कि यह किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो याद रखिएगा, यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया, यानी सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जो यह सक्षम है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। ये पूरा नाम आप प्लीज इसका याद रखना, पेपर में पूछ सकता है सक्षम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, जो कि क्या है? तो आप याद रखना कि यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक सूचना प्रणाली है। अब देखिए, इसको स्टार्ट क्यों किया गया है? देखिए, इसको इसलिए स्टार्ट किया गया है, जैसे कोई ग्रामीण इलाके में अगर कोई जन चिकित्सा या फिर चिकित्सा पेशेवर कोई रहता है, तो उसको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सके। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपके गांव में कोई डॉक्टर साहब रह रहे हैं, कोई जानकारी देना है, तो वहां पर जो सक्षम पोर्टल होगा उस पर वो लोग जाएंगे और वहां से ऑनलाइन प्रशिक्षण या फिर चिकित्सा शिक्षा
प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है परख, ये भी काफी चर्चा में था परख। ठीक है, तो याद रखिएगा बस इसके बारे में इतना कि एनसीईआरटी का सर्वेक्षण विभाग है, इसने इसको लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम आपको याद रखना, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका पूरा नाम आप याद रखना, और सबसे पहले ये एनसीईआरटी के तहत किया जा रहा है, इसको याद रखना, परख और सक्षम मत भूलना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया। देखिए इस प्रश्न में गलती हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इस प्रश्न का जवाब होगा ए, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी दूरसंचार विभाग के द्वारा। लोग क्या करेंगे ना, परिवहन मंत्रालय मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि संचार साथी सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ए हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए ये पोर्टल लाया गया है, ठीक है, किस लिए लाया गया है, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, अब ये चोरी वगैरह हो जाता है, या फिर आपका जाली केवाईसी बैंकिंग धोखाधड़ी, इन सब से बचने के लिए जो भी कस्टमर है उनको बचाने के लिए ये लाया गया संचार साथी पोर्टल। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, और यह पोर्टल कौन लाया, दूरसंचार विभाग के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, चर्चा में रहा बुरा चापेरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका होगा बी, यानी असम राज्य से संबंधित। ये कुछ पॉइंट है असम के बारे में आपको याद रखना होगा। राजधानी तो आपको पता होगा, इसके पड़ोसी देश आपको याद रखना होगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। बिहार इससे नहीं लगता है, इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऊर्जा संसाधन के दृष्टिकोण से हमारा जो असम क्षेत्र है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 1867 में माकुम में देश का पहला तेल का कुआं खोदा गया था, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। डिगबोई जो है ये भी असम में है, और भारत में सबसे पुराना तेल भंडार का ये क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। डिगबोई, नुमालीगढ़ और नूना माटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये तीनों तेल शोधन कारखाना है जो कि असम राज्य में स्थित है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछता है नूना माटी या फिर नुमालीगढ़ को लेकर के, या फिर आपका डिगबोई को लेकर के, तो ये तीनों का संबंध कहां से है, असम से है, प्लीज याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया है, और इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट में है, आपसे पूछ रहा है। यह सूचकांक 5 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 11 अंक की वृद्धि के साथ 161वें स्थान पर है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो गाइज यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, ना तो एक ना ही दो सही है। डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए दोस्तों, जो यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, सबसे पहले इसको जारी कौन करता है, तब आपका जवाब होगा रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया। और कब जारी किया गया, 3 मई 2023 को। 3 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और वहां 5 मई था इसलिए गलत हो गया। सूचकांक में कुल कितने देश शामिल है, 180 देश, जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ये शीर्ष 3 पर थे, जबकि उत्तर कोरिया सबसे अंतिम स्थान पर, इसके बाद चाइना, उसके बाद वियतनाम। भारत को अगर देखेंगे तो साथियों भारत ना 2022 में 150वें स्थान पर था, लेकिन गिर करके 32.6 अंक गिरावट होकर के, यानी टोटल 11 पायदान नीचे आकर के 161वें स्थान पर हो गया। मतलब इतना खराब प्रदर्शन भारत के जो मीडिया रिपोर्टर हैं वो कर रहे हैं। तो वर्ष 2023 में इनका जो प्लेस है वो 161वां है। जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतना खराब प्रदर्शन होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि वृद्धि नहीं था, क्या हुआ, कमी हुआ, फिसल करके नीचे गिर गए, यानी कमी हो गया। ठीक है, तो 161वां था, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो गाइस विश्व तंबाकू निषेध दिवस आप जानते हैं प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 1 मई को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई ये काफी इंपॉर्टेंट है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व थैलेसीमिया दिवस 20 के समय मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, ठीक है, विश्व रक्तचाप दिवस 17 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है विश्व जैव विविधता दिवस, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट है विश्व तंबाकू दिवस, तो इसको थोड़ा याद रखना, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें से किसके द्वारा इसका गठन किया गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो सही जवाब आपका होगा वह होगा, देखिए यहाँ पर लोग बहुत गलत करेंगे, बट याद रखिए सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंटर विजिलेंस कमीशन, इसके द्वारा किया गया है बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड की स्थापना। ठीक है,
अब सुनिए दोस्तों, सीवीसी ने किया है। अब देखिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो याद रखिए सुरेश एन पटेल, जो कि पहले एक केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त थे। वह जो ये बोर्ड बना है ना, बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाह बोर्ड, उसके अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल। थोड़ी सी बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर। दोस्तों ध्यान देंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था है। 1964 में केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था और यह वर्तमान में एक सांविधिक संस्था है, क्योंकि संसद के द्वारा 2003 में, सितंबर 2003 में इसे सांविधिक का दर्जा दिया गया था। लेकिन किसके कहने पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, तो एक आयोग बना था जिसका नाम था संथानम आयोग, के संथानम आयोग, जो कि 1962 से 64 के बीच में बना था। 1962 में बना था, 64 में रिपोर्ट प्रकाशित किए थे। इनके कहने पर बनता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी। अब देखिए सीवीसी के आयुक्त के बारे में थोड़ी बात जानिए। इनके आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होता है वह होता है। सबसे जरूरी और अहम बात, अगर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष रिटायर जब हो जाएंगे तो ना तो वो केंद्र सरकार और ना ही वो राज्य सरकार में कहीं जॉब करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं। वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त हैं, इसे आप ध्यान रखिए। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें थे। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ मिल करके भारत का पहला ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने ऐसा किया है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एचडीएफसी, यस, आरबीआई या फिर एक्सिस बैंक के द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एचडीएफसी, यानी ए हो जाएगा आपका इस प्रश्न का सही जवाब। कुछ बैंक जो खबरों में थे दोस्तों, जैसे आरबीआई जानते हैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म। क्या है इस प्लेटफॉर्म की विशेषता, तो देखो जो फाइनेंस लेना है ना, जैसे लोन और आपको लेना है, तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी उपलब्ध करनी है तो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म को आप यूज कर सकते हैं, जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी तरह से हमारा जो एस बैंक है, इसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है IRIS। तो अगर आपसे पूछेगा तो आप बताना एस बैंक ने। एचडीएफसी ने जो मैरियट इंटरनेशनल है, इनके साथ मिल करके ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। यहीं पर अगर बात करें हम एक्सिस बैंक ने, तो इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट खोलने का स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया है, तो यह एक्सिस बैंक के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ खबरों में थे बैंक, इनको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? एयरटेल पेमेंट बैंक तो आप जानते हैं जो आपके अनुव्रत विश्वास हैं, इस समय एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ हैं। ए हो जाएगा सही जवाब। जबकि अन्य की बात करेंगे, जैसे अनंत महेश्वरी जानते हैं आप नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, जबकि सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी गाओफेन 1204 लॉन्च किया गया? किस देश ने इसको लॉन्च किया है? सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों सी, यानी चाइना ने इसको लॉन्च किया। जो चाइना का एक रॉकेट लॉन्चिंग है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 4C, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है गाओफेन 1204, जो कि क्या है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, तो ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल खोला जाएगा? तो गाइस ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। सही जवाब आपका हो जाएगा बी, यानी केरल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, अब सुनिए, देश का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है, इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन, जो कि कक्षा 8 से 12 तक के लिए ही है और यह केरल राज्य में खोला जा रहा है। अगला है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टेनिस खिलाड़ी थे राफेल नाडला, इनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो आप जानते हैं राफेल नाडला, इनका संबंध हमारे स्पेन के साथ है। चर्चा में ये क्यों थे? क्योंकि दोस्तों जो हमारी ये इन्फोसिस है, जो कि एक IT कंपनी है, इन्हें हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है और ये स्पेन के खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। यहीं पर इन्फोसिस में अगर देखें तो महिला टेनिस खिलाड़ी थी ईगा स्वीटेक, इनको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। तो गाइस इसको थोड़ा याद रखना। अगर आपसे पूछे इन्फोसिस ने किसको ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आपका जवाब होगा ईगा स्वीटेक। अगर आपसे पूछे कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो आपका जवाब होगा राफेल नाडला। ठीक है, नेक्स्ट, कारण दोस्तों की चर्चा में रहा चैल वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? तो दोस्तों यह आपका सी राइट आंसर था, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर। अब देखिए चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में काला बाज देखने को मिला है, जो कि एक्सीप्रेडेट जनजाति मतलब प्रजाति का है।
ठीक है, और ये कहाँ पे देखने को पाया गया है? हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर स्थित है एक वन्य जीव अभयारण्य, इसका नाम है चैल वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो इस कारण से यह चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गाइस सही जवाब आपका जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा प्रकाश श्रीवास्तव, यानी सही जवाब आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर। ठीक है, यहीं पर अगर बात करेंगे मनोज कोहाली की, तो स्मार्ट जो ई मोबिलिटी है इसके अध्यक्ष बने हुए हैं। प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। केवी कार्तिक जो इंडियन पंप मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन उसके अध्यक्ष है। एनजीटी के बारे में याद रखिएगा 2010 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और यह वैधानिक आयोग है। उम्मीद करता हूं कि आज के 15 क्वेश्चन आपको काफी समझ में आए होंगे, काफी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।